नमस्कार दोस्तों, आज के बिजनेस में हम ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक सेक्टोरल रिव्यू करेंगे। इस सेक्टर में जो भी कंपनीज है वो सारी कंपनीज देखेंगे हम। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस एक बहुत बड़ा सेक्टर है एक्चुअली, एंड देयर आर four business models, four prominent business or four prominent segments in this larger sector, and you cannot do away by just studying one segment because you need to have a complete understanding of all four segments. तो अगर आपने सिर्फ एक सेगमेंट पकड़ लिया और उसको अच्छे से पढ़ लिया, बट बाकी तीन सेगमेंट में ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा, राइट? तो ये एक चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेक्टर इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, द अप्रोच टुवर्ड्स दिस सेक्टर हैज टू बी अ वेरी टॉप डाउन अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच इतना कुछ फायदेमंद नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के ऊपर डिपेंड होती है, गवर्नमेंट प्राइसिंग डिसाइड करता है, तो उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, इलेक्शंस कब आ रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होती है बहुत सारी चीजें, राइट? तो इस सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक टॉप डाउन एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. तीसरा, ये एक सिक्लिकल सेक्टर है, तो ये चारों सेक्टर्स या चारों सेगमेंट्स जो है वो सिक्लिकल है. तो अगर आप देखोगे इस सेक्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिखेगा एटलीस्ट वन सेगमेंट in this sector is about to get into a bull phase, right? तो अभी फॉर एग्जांपल दो जो सेगमेंट्स है उनका बेयर फेज शुरू होने वाला है, एक सेगमेंट जो है उसका एक बुल फेज शायद शुरू हो सकता है, राइट? तो one of the segments, 2 to 3 stocks of that segment like went up by 10-15% in the last 1 week. तो एक तरह से एक लीडिंग इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि it could go into a bull phase very very soon, right? तो इस सेक्टर की एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, एंड देन यू नो थिंग्स वुड बी वेरी सिंपल फॉर अस कि कहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, बस एंट्री सही रखनी होती है, एंड फिर जब उसका साइकिल खत्म होता है तो एग्जिट कर देना होता है, राइट? तो गवर्नमेंट के जो भी जैसे फॉर एग्जांपल बजट आ रहा है, तो बजट में भी 2 से 3 ऐसे अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है जिससे एक सेक्टर को स्टिमुलस मिल सकता है जो एक बोलते हैं ना बेयर ना बुल फेज में है, राइट? तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले इसका वैल्यू चेन डिस्कस कर लेते हैं. तो ये सेक्टर है, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है, राइट? एक तो अपस्ट्रीम होता है, दूसरा मिडस्ट्रीम होता है, तीसरा ऑयल का डाउनस्ट्रीम होता है और गैस का डाउनस्ट्रीम होता है. तो मैं ऑयल का अलग से क्यों नहीं एनालिसिस कर रहा हूँ और गैस का अलग से क्यों नहीं एनालिसिस कर रहा हूँ? प्रॉब्लम ये है कि ये सेक्टर जो है, इसका प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट इट इज द नेचर ऑफ द सेक्टर. इसकी फितरत है कि ऑयल एंड गैस, द 2 कमोडिटीज आर जॉइंड एट द हिप, राइट? यू कैन नॉट सेपरेट इट, राइट? अगर मैं सेपरेट करके सिर्फ ऑयल कंपनीज की बात करूंगा तो वो लार्जर कंटेक्स्ट मिस आउट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो ऑयल एंड गैस आर काइंड of connected at the hip, so one has to take the complete understanding and then move ahead, right? तो अपस्ट्रीम सेक्टर जो होता है, ये अपस्ट्रीम सेक्टर में, अपस्ट्रीम फेज में जो कंपनीज आते हैं वो कंपनीज होते हैं ONGC, रिलायंस, ऑयल इंडिया, और इन कंपनीज का काम होता है जमीन से कच्चा तेल निकालना, राइट? तो व्हाटएवर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट हैज टू बी डन, इट इज डन बाय दीज 2 to 3 प्रोमिनेंट कंपनीज. तो ऑयल इंडिया एंड ONGC जो है ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज है. रिलायंस जो है वो एक तरह से एक प्राइवेट कंपनी है. रिलायंस एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, मतलब ये अपस्ट्रीम करता है, मिडस्ट्रीम करता है, डाउनस्ट्रीम भी करता है, ऑयल का डाउनस्ट्रीम करता है और नेचुरल गैस का भी डाउनस्ट्रीम करता है. ONGC जो है वो प्रिडोमिनेंटली एक अपस्ट्रीम एक तरह से प्लेयर है, बट उसके कुछ सब्सिडरीज है जो डाउनस्ट्रीम का काम करते हैं, राइट? तो काफी एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है ये 2-3 कंपनीज का, राइट? तो रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो 55% ऑयल से है, नेचुरल गैस से 35%. तो जैसा मैंने कहा कि बोथ दीज कमोडिटीज आर कनेक्टेड और जॉइंट एट द हिप, सो यू कैन नॉट जस्ट read about oil and forget about natural gas or read about natural gas and forget about oil. तो अगर आपको ये कंपनीज को एनालाइज करना है तो आपको दोनों कमोडिटीज को लेकर ही एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द रेवेन्यू मिक्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू काइंड ऑफ टेक बोथ द कमोडिटीज, राइट? तो ये कच्चा तेल जब निकालते हैं उसके बाद क्या करते हैं, किसको बेचते हैं ये लोग, राइट? सो दीज कंपनीज सेल इट टू PSU रिफाइनर्स लाइक IOCL, BPCL, HPCL. तो जिसके जहां पे भी आपको पेट्रोल बंक दिखता है वो कंपनीज को एक तरह से ये कंपनीज बेचते हैं, राइट? प्राइवेट रिफाइनर्स जैसे रशिया का रोजनेफ्ट है, उसका नायरा एनर्जी है इंडिया में, राइट? उसका एक आर्म है नायरा एनर्जी, उसको भी ऑयल एक तरह से कच्चा तेल जो है ये कंपनीज देते हैं, राइट? दूसरा है ये कंपनीज ये भी तो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस तो भी निकालते हैं या एक्सप्लोर करते हैं. सो दैट इज समथिंग दे पास ऑन टू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो MGL, इंद्रप्रस्थ जैसे अदानी, टोटल गैस जो है वो कंपनीज को सप्लाई करते हैं. एंड फर्टिलाइजर कंपनीज, तो इसमें ना गवर्नमेंट कोटाज वगैरह लगते हैं जिस पर मैं थोड़ा बात करूंगा.
दूंगा, तो गवर्नमेंट बोलता है आपको ना फर्टिलाइजर कंपनी को देना है अभी, या फिर एग्रीकल्चर कंपनी को देना है अभी, राइट। का सिलेक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट करता है, और गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के एक तरह से करता है, जिसपे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये कंपनीज जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, 50% उनका 55% एक तरह से ऑयल से बिजनेस आता है, 45% नेचुरल गैस से बिजनेस आता है, और ये रिफाइनरीज को सप्लाई करते हैं, राइट। HPCL, BPCL, राइट, ऑयल रिफाइनरीज को सप्लाई करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो। एंड गैस जो है वो सिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फर्टिलाइजर्स को, शुगर फॉर एग्जाम्पल आपका जहाँ पे शुगर फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो कोई पॉलिटिशियन बोलेगा कि यार मेरे को शुगर फैक्ट्री में इतना एक तरह से नेचुरल गैस चाहिए क्योंकि दाम बहुत सस्ते हैं, तो फोन्स विल रिंग फ्रॉम हियर टू देयर, एंड दैट अमाउंट और दैट नेचुरल गैस वुड बी सप्लाइड टू फर्टिलाइजर और शुगर इंडस्ट्री, और उतना जो है वो हमारे घर पे नहीं आएगा, या फिर आएगा बट उसका प्राइसिंग अलग रहेगा, ज़्यादा प्राइसिंग रहेगा, तो उस पर हम बात करते हैं, राइट। तो अपस्ट्रीम प्रोसेस जो रहता है दैट इज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, राइट। अब मैं सिर्फ थोड़ा ऑयल की बात करता हूं। डाउनस्ट्रीम में जो है आपको ऑयल दिखेगा, मिड स्ट्रीम में ऑयल नहीं दिखेगा, मिड स्ट्रीम इज मोस्टली गैस, राइट। तो मिड स्ट्रीम इज क्या होता है, मिड स्ट्रीम इज नथिंग बट स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन, राइट। तो नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, या फिर ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो मिड स्ट्रीम जो होता है ऑयल में, इट इज डन बाय दीज कंपनीज, IOCL, BPCL, HPCL। तो रिफाइनिंग बोलो, मार्केटिंग बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, ये सारे कंपनीज करते हैं, और ट्रांसमिशन भी एक तरह से यही कंपनीज करते हैं। तो IOCL, BPCL, HPCL, ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस के पास जाते हैं और उनसे तेल खरीदते, कच्चा तेल खरीदते हैं, एंड देन दे रिफाइन दैट तेल, उस तेल को साफ करते हैं, उसको रिफाइनरीज में अपने डालते हैं, उसको साफ करते हैं, और उनके जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या फिर उनके जो रिटेल नेटवर्क होता है, उनको एक तरह से वो तेल पास ऑन करते हैं, और फिर वो तेल हमारे पास आता है, राइट। तो इनका जो रेवेन्यू मिक्स होता है, ये पैसे ये किसको बेचते हैं, हमको बेचते हैं, द एंड कस्टमर ओवर हियर इज वी पीपल, राइट। करीबन 90% जो बिजनेस आता है वो पेट्रोल एंड डीजल से आता है, और मार्जिन इस बिजनेस के काफ़ी कम है, पेट्रोल डीजल के 5% मार्जिन है, क्योंकि सिर्फ रिफाइनिंग कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, एंड दे पास इट ऑन टू दी पेट्रोल पंप्स। उनके कुछ कमीशन रहता है, 3% 4% वो लेते हैं, एंड देन इट कम्स टू अस। ये बिजनेस जो है, ये IOCL, BPCL, HPCL, ये पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी, पेट्रोकेमिकल मतलब जो प्लास्टिक्स होते हैं, ऑलिफिन्स होते हैं, वो पदार्थ भी बनाते हैं, 10% कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टॉप लाइन, राइट। इट्स अ लो वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस, राइट। सो दिस इज व्हाट डाउनस्ट्रीम कंपनीज डज, राइट। थोड़ा मैं नंबर्स दूंगा यहाँ पे आपको, राइट। तो जो इंडियन कंपनीज है, जो ONGC या रिलायंस और ऑयल इंडिया की मैं बात करूँ, उनका जो लार्जर कंजम्पशन पे बहुत कम एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो इफ यू लुक एट ऑयल ओवर हियर, right, the consumption if you see is around 244 MMT, right, but the production that is done by these companies is only 28.9. It's not even 10%, 10 to 15% एक तरह से domestically produce होता है। Imports are the most important thing। तो आप जो भी geopolitics में सुनते हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया, US क्यों चाहता है इंडिया तेल ले, क्योंकि ये सारे कंट्रीज को पता है कि इंडिया का जो भी डिपेंडेंस है ऑयल या नेचुरल गैस पे, वो पूरा इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है, राइट। सो इफ यू लुक एट इंपोर्ट रिलायंस इज अराउंड 88%, राइट। 88% ऑफ द ऑयल दैट वी कंज्यूम कम्स फ्रॉम आउटसाइड, राइट। सिमिलरली इफ यू सी नेचुरल गैस, यहाँ पे अगर आप देखो अराउंड 40% और 45% ऑफ द नेचुरल गैस दैट वी कंज्यूम इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 55% इज इंपोर्टेड, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज। तो रशिया जो है, इससे हमको सबसे ज़्यादा ऑयल मिलता है। 2022 में रशिया वॉज लाइक लेस देन 1%, बट जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 35-36% टू आर ऑयल इम्पोर्ट्स, फॉलोड बाय इराक, सऊदी, UAE, USA, राइट। तो ऑयल के भी मल्टीपल तरह के ऑयल्स होते हैं, राइट। तो रशिया का जो ऑयल होता है उसको यूरल्स कहते हैं, URALS, यूरल्स कहते हैं, और ये ऑयल थोड़ा हैवी होता है, राइट। सऊदी अरेबिया का ऑयल जो होता है वो लाइट होता है, तो उसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, राइट। USA का ऑयल जो रहता है वो थोड़ा हैवी रहता है। सबसे हैवी जो ऑयल हो वेनेजुएला का ऑयल है। तो वेनेजुएला में जो कांड हुआ था, वो ऑयल जो होता है उनका सबसे हैवी होता है, राइट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये हैवी है, लाइट है, क्योंकि जो रिफाइनरीज होते हैं उनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दैट उनमें उतनी बात होनी चाहिए कि वो मल्टीपल वेंडर्स से या मल्टीपल कंट्रीज से लाइट, लो सल्फर,
गार्बेज ऑयल, ये गार्बेज ऑयल लेके, कच्चा तेल लेके उसको रिफाइन करके अच्छा प्रोडक्ट्स बनाए, राइट। तो इंडिया में सिर्फ एक ही रिफाइनरी है जो गार्बेज ऑयल, मतलब बद से बदतर ऑयल, क्वालिटी ऑयल लेके या फिर अच्छे से अच्छा क्वालिटी ऑयल लेके उसको रिफाइन कर सकता है, वो है रिलायंस। और रिलायंस की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिलायंस को एक्सपोर्ट करने मिलता है, राइट। IOCL, BPCL, HPCL ये जो है ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करते, तो रिलायंस जो है वो बहुत एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है इंडियन ऑयल इंडस्ट्री में, इंडियन ऑयल सेक्टर में। तो जब वेनेजुएला का कांड हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ जैन में, तो रिलायंस का स्टॉक एकदम ऊपर भाग गया था। क्यों भाग गया था? क्योंकि रिलायंस को लगा कि ना जो भी ट्रेड डील वगैरह, जो भी इंडिया जो रशिया का जो इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं यूएस चाह रहा है कि जो वेनेजुएलन ऑयल जो है वो इंडिया को दे या फिर इंडिया को सप्लाई करे, तो रिलायंस अपने आप को एक कंटेंडर समझ रहा था, क्योंकि रिलायंस सारे तरह के ऑयल्स जो है उनको प्रोसेस कर सकता है, रिफाइन कर सकता है, राइट। तो खराब से खराब ऑयल भी और मीठा और सस्ता सबसे अच्छा वाला ऑयल जो सऊदी अरेबिया का रहता है वो भी रिफाइन कर सकता है। तो सेकेंड वीक ऑफ जैन में जब वेनेजुएला का कांड हुआ था, तो रिलायंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं वेनेजुएला का जो भी 2 मिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें से एक सब्सटैंशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया को इंपोर्ट करने बोलेगा। कुछ बात हुई होगी ऑब्वियसली, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस वेंट अप। अभी गिर गया वो जब उनके नंबर्स आए, बट रिलायंस की ये बहुत एक खास बात है, राइट। तो रिलायंस की जो रिफाइनरी है, इट्स द लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड है, पूरा एक्सपोर्ट करता है, अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट करता है। तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू ऑयल इंडिया और ONGC। क्यों होते हैं वो मैं समझा दूंगा, राइट। हाइड्रोजन लीडर है, एक तरह से जो न्यू एनर्जी है उसमें एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। इट कैन प्रोसेस चीपेस्ट डर्टीएस्ट क्रूड एंड एक्सपोर्ट, राइट। इसका रिफाइनिंग कैपेसिटी 68 MMTPA का है और IOCL इज द बिगेस्ट वन, राइट। IOCL का 80 MMTPA है। तो रिलायंस इज एन इंटीग्रेटेड प्लेयर जो अपस्ट्रीम भी करता है, मिड स्ट्रीम भी करता है, डाउनस्ट्रीम भी करता है, सब कुछ करता है, एक्सपोर्ट करता है। एंड वट एवर रिलायंस अर्न्स, ऑब्वियसली वट एवर कॉफर्स जो है रिलायंस के जो भी एकदम भरे हुए रहते हैं, वो ऑब्वियसली पीपल नो कि यार एक तरह से जो रूलिंग पार्टी है उसको एक तरह से अच्छे से फंडिंग मिलती है वहां से, राइट। तो दैट इज वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलायंस इज। तो रिलायंस के स्टॉक को बहुत ध्यान से ट्रैक करना, एनीथिंग दैट हैपेंस इंटरनेशनली इट हैज अ वेरी सीरियस इंपैक्ट ऑन रिलायंस का स्टॉक, राइट। तो थोड़ा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे आ जाते, रिलायंस पे बहुत बात कर लिया हमने, राइट। तो ये रही अपस्ट्रीम की बात, राइट। एंड इफ यू लुक एट मैं थोड़ा प्राइसिंग समझा देता हूँ ताकि वो चीज़ें भी एक तरह से प्राइसिंग जो है, मैं नेचुरल गैस का अगर आप देखो, कतर इज द वन विच इज द लीडर ओवर हियर। 40% इंपोर्ट करते हैं हम कतर से, कतर, USA, UAE। तो इंडिया USA से बहुत सारा नेचुरल गैस और ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जहाँ पे भी वो शेल ऑयल की बात करते हैं लोग, जो भी फ्रैक्चरिंग होता है शेल ऑयल से, दैट इज व्हाट वी काइंड ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम US। तो WTI कहते हैं, वेस्ट टेक्सास क्रूड होता है, वो हम US से। कतर इज अ न्यू प्लेयर इन नेचुरल गैस। तो कतर के पास अभी इतनी कैपेसिटी आई है कि वो एक तरह से पूरा मार्केट को ओवर सप्लाई कर सकता है, मतलब इतना नेचुरल गैस डंप कर सकता है मार्केट में कि प्राइसेस टूट जाए नेचुरल गैस के। सिमिलरली इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो दीज आर द कंट्रीज विच काइंड ऑफ, ये जो रशिया वगैरह है ये ऑयल के लिए फेमस है, राइट। एंड कतर जो है, कतर US है, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये नेचुरल गैस एक तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर इंडिया को इंपोर्ट करते हैं। सो आई हैव गिवन डेटा ऑफ व्हाट वी इंपोर्ट फ्रॉम वेयर, राइट। तो अगर आप ऑयल के प्राइसेस देखो तो रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त $120-140 पर बैरल गया था। अगर आप देख लोगे अभी तो इट इज लाइंग एट अराउंड $60 पर बैरल। तो पिछले एक साल से $60 पर बैरल पे, अभी बहुत रिसेंटली कुछ $4-5 पर बैरल एक तरह से ऊपर गया है, राइट। तो दैट इज व्हाट द प्राइस ऑफ ऑयल इज, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप नेचुरल गैस के देखोगे, राइट, नेचुरल गैस का प्राइसिंग मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो इफ यू लुक एट अगर मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना है कि मैं अगर ना पेट्रोल के लिए 105 रुपये दे रहा हूँ और डीजल के लिए 84 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो उसका अगर रिवर्स कैलकुलेशन, अगर उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, राइट। तो क्रूड ऑयल का प्राइस लेट्स से 40 रुपीज़ है, राइट। रिफाइनिंग और फ्रेट जो है वो 4 रुपीज़ 50 पैसे। तो जैसे मैंने कहा कि रिफाइनरीज होते हैं उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कमज़ोर होते हैं, एक्सेप्शन रिलायंस है। बट अगर आप
IOCL, BPCL, HPCL के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 7%, 8% है, राइट। तो उनका काम होता है रिफाइन करना और जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रेट का काम करना है, जो भी कच्चा क्रूड लेके अपने रिफाइनरीज में लाके उसको साफ सुथरा करना होता है, राइट। फिर वो बेचते हैं अपने डीलर को करीबन 44 रुपीज 50 पैसे पे, राइट। एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो ये GST में नहीं आता। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीबन 90 रुपीज 20 रुपीज का लगता है, राइट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 20 रुपीज का लगता है। डीलर कमीशन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो आई जस्ट कट दिस आउट, राइट। डीलर कमीशन जो पेट्रोल बंक होता है उसका 3 रुपये 80 पैसे होता है। फिर स्टेट का एक वैट लगता है विच इज़ 15 रुपीज 50 पैसे, विच डिफर्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट। एंड एक तरह से यहाँ पे हम 103 रुपये या 105 रुपये पेट्रोल के लिए देते हैं, राइट। तो बिगेस्ट शेयर ऑफ दिस गोज टू द गवर्नमेंट इन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज स्टेट वैट ड्यूटी, राइट। तो दिस इज द काइंड ऑफ ब्रेकअप फॉर द ऑयल दैट वी काइंड ऑफ फिल इन आर व्हीकल्स, राइट। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा बुल केस और बेयर केस का अप्रोच लूंगा कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये चारों बिजनेसेस में या फिर जो चारों अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ऑयल, डाउनस्ट्रीम गैस अगर हमें समझना है तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका वक्त अगर अच्छा हो रहा है तो व्हाट आर द की इंडिकेटर्स दैट वी नीड टू लुक एट। तो व्हाट इज द बुल केस, व्हाट इज द बेयर केस, और व्हाट आर द ट्रिगर्स दैट कुड गेट अ बुल केस एंड व्हाट आर ट्रिगर्स दैट कुड गेट अ बेयर केस, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें एक तरह से क्लियर हो जाएगी। आई जस्ट चेक इफ आई हैव नॉट मिस्ड आउट एनीथिंग ओवर हियर। आई विल कम टू दिस पेज अगेन वंस वी आर डन विद बुल एंड बेयर केस, राइट। तो अपस्ट्रीम कंपनीज जो ONGC है, रिलायंस है, ऑयल इंडिया, इनका बुल केस कब आएगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब क्रूड के प्राइसेस या फिर गैस के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं या फिर होना शुरू होते हैं, तब इनका बुल फेस एक तरह से शुरू हो सकता है। तो ऑयल के प्राइसेस जो 60 रुपीज पर बैरल थे, $60 पर बैरल थे फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो ड्रिल बेबी ड्रिल किया था उन्होंने। सो ही एंश्योर्ड दैट यूएस इतना प्रोड्यूस करे यूएस की ऑयल के प्राइसेस जो है कम रहे और यूएस में इन्फ्लेशन कम रहे, राइट। तो बहुत वक्त तक अगर प्राइसेस कम रहेंगे तो जो ब्रेक इवन जो है उस पर एक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ का शेल इंडस्ट्री, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री की कम होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जाए सो दैट द प्रोड्यूसर्स नीड इंसेंटिव टू काइंड ऑफ डू फर्दर केपेक्स, राइट। सो द प्राइसेस ऑफ ऑयल हैव बीन सप्रेस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई फील दैट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल विल गो अप फ्रॉम 60 to at least $80-85, राइट। तो व्हाट इज द बुल केस, व्हाई? सो वन थिंग इज कि जब ये क्रूड का प्राइसेस बढ़ जाएंगे देन कंपनीज लाइक ONGC और रिलायंस और ऑयल इंडिया कुड बेनिफिट, राइट। दूसरा कब टाइम है जब ये कंपनीज बेनिफिट करते हैं, राइट। तो जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है, राइट, रुपी जब डेप्रिशिएट होता है इसका मतलब डॉलर अप्रिशिएट होता है, राइट। एंड ऑयल इज प्राइस्ड इन डॉलर, इट्स अ पेट्रो डॉलर कमोडिटी, राइट। तो जब भी डॉलर अप्रिशिएट होता है एज कंपेयर टू रुपी और एज अपोज टू रुपी, देन कंपनीज लाइक ONGC एंड जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं दे बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, राइट। थर्ड पॉइंट इज सप्लाई ऑफ गैस फ्रॉम न्यू वेल्स। तो अगर कई जो इनको KG बेसिन जो 2002 में एक वेल मिला उनको बे ऑफ बंगाल में, दैट इज अ न्यू वेल विच इंडिया फाउंड, विच इंडिया थिंक्स वुड रेवोल्यूशनाइज द कंप्लीट नेचुरल गैस इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट। तो नए वेल्स मिलते हैं क्योंकि ONGC के जो वेल्स है जहां से वो लोग कच्चा तेल निकालते हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, मतलब कुछ है नहीं अभी उन वेल्स में, राइट। तो जब भी नए वेल्स मिलते हैं ऐसे कंपनीज को तो एक तरह से उनका बुल फेज शुरू होता है, या जब भी वो वेल्स से वो लोग तेल निकालते हैं, दैट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम they get better pricing and they get better volume. तो आई होप बुल केस क्लियर है। तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते, तो अभी $60 पे ट्रेड कर रहा है, $60 पर बैरल, जब वो बढ़ के 70, 75, 80 हो गए तो ONGC, रिलायंस, ऑयल इंडिया जैसे कंपनीज को बहुत बेनिफिट होगा, राइट। तो एक तरह से मान के चलिए कि जितना ज़्यादा ऑयल का प्राइस जाएगा या फिर जितना ज़्यादा इनका माल बिकेगा, लेट्स से इनको ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए $20 लग रहा है, कल अगर ऑयल $120 में बिकेगा, $140 में बिकेगा, तो $100 का फायदा होना चाहिए, $100 का फायदा होना चाहिए इन कंपनीज को। ऐसा नहीं है, राइट। ऐसा क्यों नहीं है, राइट। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है 2022 में, राइट। विंडफॉल टैक्स ये है, गवर्नमेंट बोलता है कि
जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, उसमें जो ऑयल का प्राइस $140 पर बैरल पे गया, राइट। तो तुम्हारा ये कंपनीज को बोलता है, पीएसयूज को बोलता है, रिलायंस को बोलता है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लेट्स से $20 पर बैरल है, तुम्हारा $140 बैरल पे तुम माल बेचोगे अपना, राइट। मतलब IOCL BPCL अगर खरीदेंगे आपसे तो $140 बैरल पे खरीदेंगे, राइट। तो वो लोग भी जो है अपने एंड कस्टमर को पास करेंगे। मतलब जो तेल, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिखाया, जो पेट्रोल अभी आपको 105 रुपए में मिल रहा है या डीजल 85 रुपीज में मिल रहा है, उनका प्राइस भी फिर डबल हो जाना चाहिए। तो डबल हो जाएगा तो फिर पब्लिक जो है वो हाहाकार करेगी, राइट। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट जो बोलता है कि यार हम लोग जो एंड यूजर का, एंड कस्टमर का प्राइस इसी पे कैप करेंगे, राइट। वी वोंट अलाउ द प्राइस टू गो टू 200 और 250, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ONGC को क्या करना पड़ेगा कि यू सेल द ऑयल विच यू आर सेलिंग एट $60 per barrel राइट नाउ टू IOCL, यू सेल इट एट $140 per barrel, बट $75 पर बैरल के ऊपर का जो भी मुनाफा है वो मेरे किटी में आएगा। उसको आप विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट एक तरह से अपस्ट्रीम कंपनीज को पूरा भरमसाठ पैसा बनाने की सहूलत नहीं देता है, राइट। तो दिस इज विंडफॉल टैक्स। तो 2022 में जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, ऑयल के प्राइसेस $140 पर बैरल चले गए थे, तो ONGC ऑयल इंडिया के प्राइसेस एकदम ऊपर चले गए थे, बट गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स ला के बोला कि $75 पर बैरल से ज्यादा आपको जो भी किटी में आएगा, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, वो आप टैक्स मुझे दोगे, राइट। दिस इज विंडफॉल टैक्स, राइट। तो विंडफॉल टैक्स इन केस ऑफ हायर क्रूड प्राइसेस, राइट। दूसरा एक बेयर केस है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट। तो IOCL BPCL HPCL को टारगेट दिया कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, राइट। तो एक तरह से जो कच्चा तेल की जगह आप इथेनॉल लो, मतलब शुगर केन का जो हमने अल्कोहल के वीडियो में अल्कोहल सेक्टर जब एनालाइज किया था तो उसमें पूरा इथेनॉल का सप्लाई चेन समझा था कि किस तरह शुगर केन से मोलासिस बनता है, मोलासिस का एक इथेनॉल बनता है, राइट। तो इथेनॉल तो शुगर केन से आ रहा है, राइट। तो एक तरह से जो आपका कच्चा तेल है, राइट, इथेनॉल इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। सो बिजनेसेस लाइक ONGC आर मिसिंग आउट ऑन बिजनेस because government wants to reduce its import bill by introducing ethanol which comes from sugarcane or for that matter maize or rice, right। कच्चे तेल से नहीं आ रहा है, राइट। तो जब भी alternate fuels इंट्रोड्यूस होते हैं, राइट, जैसे गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस एक तरह से ऑल्टरनेट फ्यूल है, दैट इज व्हेन एक तरह से ONGC कंपनीज का अपस्ट्रीम कंपनीज का एक तरह से नुकसान होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बेयर एंड बुल केसेस कंपनी के, राइट, या अपस्ट्रीम कंपनीज के। सो आई होप द बेयर एंड बुल केस इज वेरी क्लियर ओवर हियर। तो ये तो समझ में आ रहा है कि क्रूड के जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो इन कंपनीज को फायदा होगा, बट इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट आकर एक तरह से इनकी तिजोरी से अपना जो भी एक शेयर है वो निकाल लेगा। तो जो क्रूड के प्राइस $60-65 पर बैरल पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर मे बी वो $75 पर बैरल पे जाके रुक जाते हैं तो पूरा जो प्रॉफिट है इन कंपनीज का होगा। मे बी 75-80 जब क्रॉस करेगी तो 80 के ऊपर जो भी क्रूड का प्राइस रहेगा वो प्रॉफिट एक तरह से गवर्नमेंट की किटी में आएगा, राइट। तो बेयर एंड बुल केस काफी क्लियर दिख रहे हैं। अब समझना है कि क्या ये $75-80-90 पर बैरल जा सकता है क्या तेल का दाम, राइट। सो व्हाट आर द कैटलिस्ट फॉर हायर ऑयल प्राइसेस। तो बहुत कुछ दिख रहा है जियोपॉलिटिक्स में अभी, राइट। तो ओपेक प्रोडक्शन कट्स, राइट। तो ओपेक परेशान है एक तरह से बिकॉज शेल ऑयल जो है, यूएस का ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उनका भी तो बिजनेस मॉडल है ना, सऊदी का पूरा बजट जो है वो पूरा ऑयल से चलता है, और ऑयल अगर इतना सस्ता बिक रहा है तो यार कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं रख सकते, कोई स्पेंडिंग ज्यादा नहीं कर सकते। तो सऊदी हर वक्त एक तरह से धमकी देता रहता है कि यार मैं ना प्रोडक्शन कट्स कर दूंगा ताकि ऑयल के प्राइसेस थोड़ा महंगे हो जाए एंड उनका जो बजट वगैरह है वो अच्छे से चल जाए। बट यूएस मानने के लिए तैयार नहीं, यूएस इज जस्ट गोइंग ऑन प्रोड्यूसिंग, राइट। तो यूएस के वजह से देयर इज सो मच सप्लाई फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यू टू विच द प्राइसेस आर स्टक एट $60 पर बैरल, बट द ओपेक कंट्रीज दे वांट प्रोडक्शन कट्स। तो अगर प्रोडक्शन कट्स हो जाते हैं तो ऑयल के प्राइसेस एक तरह से बढ़ जाएंगे। दिस इज वन थिंग, राइट। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर ईरान के ऊपर यूएस सच में अटैक कर देता है या फिर अटैक हो चुका है, सीरियस अटैक कुछ होता है, वहां पे कुछ वॉर हो जाता है, तो ईरान विल ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। तो करीबन 70% ऑयल
goes via the Strait of Hormuz. तो आप overnight देखोगे $60 ना $95 per barrel बन गया, right? Venezuela oil going out of control, right? तो Venezuela out of the 120 million barrel जो oil दुनिया में है, उसमें से 2 million barrel जो oil जो चलता है वो वेनेजुएला का है, और वेनेजुएला में अगर कोई सोशल अनरेस्ट आ जाता है तो वो 2 मिलियन बैरल तो ऑब्वियसली हट जाएंगे, और फिर वो जो भी नेगेटिव एक सेंटिमेंट बढ़ेगा उसके वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, राइट? दिस इज वन थिंग, राइट? फास्टर जीडीपी ग्रोथ, तो यूएस का अगर आप Q4 का जीडीपी नंबर्स देखोगे, इट ग्रो एट अराउंड 4.5%, सॉरी, इट ग्रो एट 5%। तो एक तरह से मान के चल रहा है कि एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक बूम आने वाला है यूएस में, एंड वो अगर बूम आता है तो कहीं ना कहीं ऑयल की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। सो इफ देयर इज इकोनॉमिक बूम then the prices of oil will go up. If there is a recession, then the prices of oil will go down, right? So these are all the triggers for higher oil prices. Now इसको invert करते कि यार ऐसा नहीं होगा, मतलब इन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब व्हाट आर द कैटलिस्ट फॉर लोअर ऑयल प्राइसेस? क्या ये $40 पे जा सकता है, $45 पर बैरल पे जा सकता है, राइट? सो देयर इज अ करंट ओवर सप्लाई ऑफ 2.8 मिलियन बैरल पर डे। तो मैं वो कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ, राइट? सो दिस इज ऑयल। तो डिमांड ग्रोथ जो हो रहा है, इट इज 1.1 to 1.4 मिलियन बैरल पर डे, बट सप्लाई ग्रोथ इज मोर देन डिमांड ग्रोथ। मतलब सप्लाई ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, राइट? सो देयर इज ऑलरेडी अ surplus of around 2.8 million barrel per day, right? And this surplus is going to continue in FY27 as well. This is what the analysts are saying, right? तो अगर ओवर सप्लाई रहा ऑयल का तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, $55 पे एक तरह से ऑयल प्राइसेस आ जाएंगे, क्योंकि देयर इज अ वेरी क्लियर कट ओवर सप्लाई दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग। बट यू ऑल्सो हैव टू टेक इन kind of consideration the catalyst for all the reasons for which the oil prices could go higher. तो बहुत सारी excess inventory है, बहुत सारी inventories जो होती है वो ships पे एक तरह से hold की जाती है, जो भी ये सऊदी अरामको जैसे कंपनीज होते हैं, राइट? जो भी एक्सॉन मोबिल जैसे कंपनीज, दे होल्ड दैट इन्वेंट्री ऑन शिप। तो कुछ भी क्राइसिस वगैरह शिप्स पे हो जाएगा, कुछ जैसे जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा, तो एक्सेस इन्वेंट्री वुड कम अंडर प्रेशर एंड ऑयल के प्राइसेस तभी भी बढ़ सकते हैं। बट अभी फिलहाल ओवर सप्लाई है, चाहे फिर वो नेचुरल गैस में या फिर ऑयल में, दोनों जगह पे ओवर सप्लाई है। तो लोग कह रहे हैं कि ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, बट इफ वन इज अ कॉन्ट्रेरियन, वन थिंक्स दैट ये सारी चीजें हो सकती है जो मैंने पहले डिस्कस की, कैटलिस्ट फॉर हायर प्राइस ऑयल्स, तो फिर ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं एंड वन कुड टेक पोजीशंस इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, राइट? तो दिस इज वन थिंग। तो मैंने ऑयल को एट अ वेरी ब्रॉडर लेवल कवर कर लिया है। अब वील ट्राई टू काइंड ऑफ लुक एट नेचुरल गैस, राइट? तो नेचुरल गैस में भी अपस्ट्रीम कंपनीज जो है, सेम कंपनीज है, तेल जो है, तेल मैं बोल रहा हूँ, नेचुरल गैस जो है वो निकालते हैं, एंड देन दे पास ऑन दिस नेचुरल गैस टू मिड स्ट्रीम कंपनीज, राइट? तो क्या होता है, नेचुरल गैस जो होता है गैसियस फॉर्म में होता है, राइट? एंड जैसे मैंने बताया कि कतर में या फिर ना कंट्रीज लाइक कतर, यूएसए, यूएई में नेचुरल गैस वो लोग एक तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो अब कतर से इंडिया को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा पाइपलाइन तो नहीं जोड़ सकते। इंडिया में आप पाइपलाइन जोड़ सकते हैं, गेल GAIL जो है कंपनी, वो एक वन नेशन वन ग्रिड पे काम कर रही है, तो एक पाइपलाइन नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जोड़ सकते हैं। बट यूएई से, यूएस से पाइपलाइन कैसे लेके आएंगे, राइट? तो व्हाट दे डू इज, जो नेचुरल ऑयल रहता है, नेचुरल गैस रहता है, दे लिक्विफाई दैट, उसको पानी में कन्वर्ट करते हैं, यू नो -162 डिग्री सेल्सियस पे उसको ना पानी पे एक तरह से कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको बड़े बड़े जो टैंकर्स होते हैं उसमें डाला जाता है, क्योंकि पानी होता है वो, राइट? और फिर वो एक तरह से शिप्स के थ्रू इंडिया आता है, या फिर उनका जो भी डेस्टिनेशन वहाँ यहाँ पे आता है, राइट? तो वहाँ यहाँ पे आने के बाद उसको फिर से रीगैसिफाई करते हैं, क्योंकि गैस है ना, नेचुरल गैस है। तो पेट्रोनेट, LNG जैसे कंपनीज है, वो लिक्विड स्टेट को फिर से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर गेल जैसी कंपनीज है वो पूरा इंडिया में एक तरह से ट्रांसमिशन करते हैं, राइट? तो जो भी ट्रांसमिशन करते हैं एट अ वेरी नेशनल लेवल, उसके बाद जो बहुत रीजनल या फिर लोकल लेवल पे जो गैसेस आते हैं, नेचुरल गैसेस आते हैं, वो इंद्रप्रस्थ, MNGL, अदानी टोटल जैसे कंपनीज एक तरह से CNG, PNG, LNG हमारे घरों तक एक तरह से लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डाउनस्ट्रीम गैस का जो है वो ये सारे कंपनीज करते हैं, MGL, IGL, अदानी गैस। और जो मिड स्ट्रीम है, जो नेशन वाइड एक तरह से जो ट्रांसमिशन है, वो गेल जैसे कंपनी है। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, राइट? गेल का फायदा कब होगा? गेल का फायदा तब होगा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस कम रहे तो डिमांड उतनी रहेगी। नेचुरल गैस के प्राइसेस अगर महंगे हो गए तो
डिमांड कम रहेगी और वॉल्यूम कम होगा। तो गेल हर वक्त चाहता है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस कम रहे। सिमिलरली ये डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो है ये भी चाहते हैं कि नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है कम रहे। बट नेचुरल गैस के प्राइसिंग में क्या कैच है, राइट? तो नेचुरल गैस का पूरा जो प्राइसिंग है, जैसे थोड़ा समझा देता हूं मैं, राइट? तो यहां पे अगर आप देखोगे द प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, तो ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो आप, राइट? और यहाँ पे जो 11.90 अगर आप देख रहे हो, राइट, या 11 या 14 यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज इंपोर्टेड एलएनजी। तो अभी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ग्लोबल प्राइस जैसे $60 या $64 पर बैरल इज द प्राइस ऑफ ऑयल, एलएनजी का जो प्राइस है वो करीबन $12 है, राइट? $12 है, राइट? तो अगर समझो आईजीएल को या महानगर गैस को या इंद्रप्रस्थ गैस को, एमएनजीएल को अगर नेचुरल गैस खरीदना है स्पॉट मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से, तो उसको $11 to $14 प्राइस रेंज है, $11 पे खरीदना पड़ेगा। दिस इज द स्पॉट रेट, राइट? अगर स्पॉट रेट में कहीं से भी, मतलब कतार से आ रहा है वो, या यूएस से आ रहा है, यूएई से आ रहा है, सो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम, राइट? उससे थोड़ा सस्ता जो है वो इंडियन रिफाइनरीज जो होते हैं, जैसे ओएनजीसी या फिर रिलायंस के जो भी ना न्यू वेल्स निकले हैं, उनका प्राइसिंग होता है, वो प्राइसिंग होता है करीबन $9 to $10, राइट? एंड यू नो इसका जो यूनिट जो है वो MMBTU इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट? इट्स अ यूनिट ऑफ हीट, राइट? इट्स वॉल्यूम, इट्स हीट एक्चुअली, इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स हीट एक्चुअली, राइट? तो जैसे बैरल पर डे BPD होता है, ऑयल इज $60 पर बैरल, राइट? उसका ये जो है नेचुरल गैस का MMBTU रहता है, राइट? तो if you know IGL or MGL is compelled to buy from the spot market, which they do, right? So 10 to 20% they buy from the spot market. Why do they buy from the spot market? तो मे बी जो नए वेल्स आ रहे हैं रिलायंस के, ONGC के, ऑब्वियसली उसमें कैपेसिटी नहीं है क्योंकि इंडिया 55% इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर नेचुरल गैस, राइट? तो उसमें बहुत कंपटीशन होता है, तो 20 to 30% हर एक को मिलता है, राइट? एंड द प्राइसेस आर अ बिट चीपर, 9 से 10 काइंड ऑफ डॉलर MMBTU पे प्राइस रहते हैं, राइट? सबसे सस्ता जो होता है वो गवर्नमेंट एलोकेट करता है, राइट? गवर्नमेंट जो एलोकेट करता है, कोटा एलोकेट करता है, एंड द प्राइस सीलिंग इज $6.50। तो गवर्नमेंट बोलता है ONGC आप $6.50 पे MNGL को या फिर IGL को आप बेचोगे, राइट? बट ये कोटा होता है। दिसंबर में इस कोटा को गवर्नमेंट ने 20% से कट किया था, इसलिए MNGL, IGL जो भी कंपनीज है उनके स्टॉक प्राइस करेक्ट हुए थे। क्यों कट किया था गवर्नमेंट ने? क्योंकि ये जो ये कोटा है उसको गवर्नमेंट को एक तरह से जो सस्ता नेचुरल गैस है, इट वांटेड टू रीडायरेक्ट इट टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्योंकि फर्टिलाइजर में, एग्रीकल्चर में कुछ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम दिखा, तो उन्होंने कहा कि जो सस्ता नेचुरल गैस है वो लोगों के घरों पर मत पहुंचाओ अभी, राइट? MGL को, IGL को मत दो, टेक इट टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। दैट्स वाई देयर इज अ सीलिंग ओवर हियर। तो जो आपको $6.25 या फिर $6.50 में जो मिलने वाली चीज आपको करीबन डबल $11 आपको मार्केट से खरीदनी पड़ रही है। तो राइट, योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज गॉन अप, दैट्स व्हाई द स्टॉक्स करेक्टेड फॉर these companies, the gas distribution companies, right? तो इसका जो प्राइसिंग है, इसके ना अलॉटमेंट्स जो है गवर्नमेंट करता है। तो बजट में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट फिर से 20% कट करेगा इनका अलॉटमेंट, तो उसकी वजह से जो ये कंपनीज हैं उनके स्टॉक प्राइसेस और गिर सकते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ द प्राइसिंग वर्क्स ओवर हियर। तो अगर समझो यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो 11 से एक तरह से 15 तक जाएगा या 20 तक जाएगा, तो इनके जो बैलेंस शीट्स है, इनके जो P&Ls है, ये डाउनस्ट्रीम कंपनीज जो है उनके और खराब हो गए, राइट? सो दैट्स हाउ प्राइसिंग ओवर हियर वर्क्स, राइट? सो द बुल केस एंड बेयर केस इज समथिंग विच आई विल कम टू यू, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा डाउनस्ट्रीम ऑयल का जो बुल केस बेयर केस जो है, जो ऑयल से कनेक्टेड था, वो मैंने मिस आउट कर दिया, राइट? तो बुल केस क्या है? बुल केस इज डिस्काउंटेड क्रूड प्राइस, राइट? तो क्रूड प्राइस अभी $60 पर बैरल है, अगर वो $20 पर बैरल पे मिल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को $22 पे एक तरह से दिया है, राइट? तो जो चीज $60 पर बैरल मिल रही है, वो अगर $20 पे बैरल मिलेगी तो आपका ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? तो 2023 में अगर आप देखोगे IOCL, BPCL, HPCL सारे कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर चले गए। क्यों चले गए? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल केम डाउन, राइट? तो क्या ये फिर से हो सकता है? नहीं हो सकता है। अभी तो एक तरह से रशियन गैस कम हो रहा है, तो इसका थोड़ा बुरा वक्त अभी शुरू होने वाला है, राइट? तो इंक्रीज इन इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट? ऑब्वियसली इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इस कंपनी को बहुत फायदा हुआ। सेम पॉलिसी 23-24 में आई थी, उसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइसेस बहुत ऊपर गए थे, राइट? बेयर केस जो है इनका, राइट? प्राइस कंट्रोल ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो अभी तो इलेक्शंस नहीं चल रहे, बट लेट्स से इफ दी
कच्चे तेल के दाम $60 पर बैरल से लेट्स से 120 या $125 पर बैरल चले जाते हैं 2028 2029 में जब इलेक्शंस हो रहे हैं। गवर्नमेंट गलती से भी प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के बढ़ाएगी नहीं, वो हिट जो है वो ये कंपनीज एक तरह से लेंगे, राइट। बेयर केस जो है INR depreciation because 80 to 85% is imports, तो if your rupee depreciates then your imports become expensive। तो इस कंपनी को भी या ये कंपनीज का भी एक तरह से imports expensive हुआ है, जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में काफी स्ट्रेस में आए हैं, राइट। तो these are the bear cases for the downstream oil companies, राइट। तो यहाँ पे आई होप एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मिल गई, राइट। तो मिड स्ट्रीम कंपनीज का कुछ ज़्यादा ये लोड नहीं है, राइट। इनका भी बेयर एंड बुल केस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि एक अच्छी चीज़ हुई है, एक अच्छा रेगुलेशन या एक अच्छी पॉलिसी पास हुई है 2024 के वक्त, मुझे लगता है कि यूनिफाइड टैरिफ। तो क्या होता है कि जो गैस जो नेचुरल गैस सप्लाई हो रहा है वो दो जगहों से, राइट। एक तो हजीरा नाम की एक जगह है और गुजरात में एक और सेज है, वहाँ से एक तरह से नेचुरल गैस वहाँ पे आता है एंड इट गेट्स सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितना दूर लेट्स से आपका डेस्टिनेशन हो, मतलब आसाम में अगर आपको बेचना हो या नेचुरल गैस को पहुंचाना हो, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन वो बहुत ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लेट्स से महाराष्ट्र, जहाँ पे जो गुजरात के बहुत नज़दीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम रहेगा। तो आसाम में जो लोग हैं जिनको CNG इस्तेमाल करना है, PNG LNG इस्तेमाल करना है, they would rather not use natural gas because it's expensive, because the cost of transmission is too high। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक यूनिफाइड टैरिफ लगा दिया है कि यार चाहे फिर आप आसाम को भेजो, दिल्ली को भेजो, महाराष्ट्र को भेजो, द टैरिफ वुड बी सेम। तो महाराष्ट्र में जो एक लेट्स से बॉडी है या फिर कोई घर है या फिर इंडस्ट्री है जो बहुत कम एक तरह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन दे रही थी, उसको क्रॉस सब्सिडाइज किया गया, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा ताकि जो आसाम में इंडस्ट्री है उसको भी एक तरह से मिले, जिसकी वजह से रीच जो है नेचुरल गैस का वो एक तरह से बहुत बढ़ गया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बुल केस दैट हैपेंड, राइट। बेयर केस, अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है तो जो इंडस्ट्रीज रहेंगे, हम भी रहेंगे, लोग रहेंगे, वो एक तरह से वी विल स्विच टू काइंड ऑफ लेसर फ्यूल्स और अदर अल्टरनेटिव्स। सो दैट इज द बेयर केस, राइट। तो द बिग अपॉर्चुनिटी इज वन ग्रिड वन नेशन विच इज अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड टैरिफ which has kind of benefited companies like GAIL and Petronet LNG, right? So this is the bull and bear case for midstream companies. Now what is the bull and bear case for downstream companies? Government bull case, government not giving priority status। तो जैसे मैंने कहा कि बजट में अगर 20% से priority status और निकाल जाएगा, right, तो दैट वुड बी अ बेयर केस, राइट। आपको फिर जाके इन कंपनीज को IGL MGL को और महंगे में $12 $14 में स्पॉट प्राइसेस में खरीदना पड़ेगा, राइट। सो गवर्नमेंट कितना कोटा देती है, एलोकेशन क्या देती है, उस पर एक तरह से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक तरह से डिपेंड करता है, राइट। तो ये कंपनीज जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के GST के परव्यू के अंदर आ जाए ताकि इनको टैक्स क्रेडिट्स मिले। होगा नहीं होगा, दैट इज समथिंग विच विल कम अप इन द बजट, राइट। एंड बेयर केस जो है वो सिंपल, जैसे मैंने कहा कि स्पॉट मार्केट में अगर आप खरीद रहे हो तो दैट इज अ बेयर केस अनलेस द प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस क्रैश। जो $12 MMBTU है वो क्रैश होके अगर $4 या $5 पे आ जाएगा, देन दीज कंपनीज कुड बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। बट ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द नोट्स विच आई मेड फॉर ऑल दीज कंपनीज। तो कहने का अर्थ है ये चारों सेगमेंट्स जो हमने डिस्कस किए उसमें से अपस्ट्रीम जो है वो उसका बुल मार्केट एक तरह से मुझे लगता है कि शुरू हो सकता है, बिकॉज द प्राइस ऑफ ऑयल इज गोइंग टू गो अप, right, because of multiple geopolitical kind of events. Secondly, मुझे नहीं लगता है कि there would be the oversupply would sustain for a very very long time, क्योंकि जो शेल प्रोड्यूसर्स है उनके पास उतना पैसा नहीं कि वो लोग केपेक्स करें, तो अगले 6 से 8 महीने में things could get difficult over there। अगर आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में इनमें से 2 कंपनीज के स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर गए हैं, सो इट इज़ एन एंटिसिपेशन ऑफ सम गुड टाइम दैट कुड कम ओवर ईयर। बट बाकी जो 2-3 सेक्टर्स है, नेचुरल गैस वगैरह के, ऑयल नेचुरल गैस के प्राइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट एलोकेट इतना नहीं कर रहा है कोटा, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम कंपनीज का हाल इतना ठीक नहीं है। और इनका हाल अगर ठीक नहीं है, मतलब इतना अगर चीज़ें महंगी है, तो ऑब्वियसली मिड स्ट्रीम कंपनीज के वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो इनका भी इतना ठीक नहीं है। ये जो डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज है, IOCL, HPCL, BPCL, दे हैड देयर बुल रन। आई थिंक देयर बुल रन इज गोइंग टू एंड राइट नाउ, क्योंकि
रुपी काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ एंड द प्राइजेस ऑफ ऑयल आर नॉट गुड। मतलब जो रशिया और यूएस के बीच में जो टसल चल रहा है कि इतना सस्ते में रशियन ऑयल एक तरह से गवर्नमेंट शायद नहीं लेगा, राइट? दे विल स्विच टू वेनेजुएलन ऑयल। सो दिस इज the larger segment over here, right? If you like the analysis, please give me a simple like.